हे एवरीवन, स्पीड टाइगर। और आज की इस वीडियो में मैं करूंगा रिव्यू स्पाइडरमैन होमकमिंग को। चलिए शुरू करते हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग की स्टोरी से। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और काफ़ी अच्छी और काफ़ी फनी भी थी। लेकिन मैं बताता चलूँ कि इस मूवी के अंदर आपको कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं मिलेगी, जिस तरह कि हमने लास्ट 2 मूवीज़ में देखा था कि किस तरह स्पाइडरमैन बनता है और किस तरह उसको एक स्पाइडर काटती है और फिर जाके वो स्पाइडरमैन बनता है। लेकिन इस मूवी में इन्होंने ये स्टोरी नहीं रखी है और ये अच्छी बात है, क्योंकि मार्वल जानता था कि ये स्टोरी फैंस पहले ही 2 बार देख चुके हैं, इसलिए तीसरी बार देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी तरह इन्होंने सारा फोकस जो है इस स्टोरी के अंदर स्पाइडरमैन के ऊपर ही रखा है और हमने देखा है स्पाइडरमैन की स्कूल लाइफ, जो कि पिछली किसी मूवी में इतने अच्छे से नहीं दिखाई जितना इस मूवी के अंदर दिखाई है। बात करते हैं कास्ट के ऊपर। कास्ट के ऊपर बात करी जाए तो टॉम हॉलैंड का नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि स्पाइडरमैन का सबसे अच्छा रोल जो प्ले करा है वो टॉम हॉलैंड नहीं करा है, और टॉम हॉलैंड ये मेरी नज़र में सबसे अच्छे स्पाइडरमैन। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करा एज अ मेंटर। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये आयरन मैन 4 है या आयरन मैन 3.5 है या फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने टॉम हॉलैंड से उसकी मूवी चुरा ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी में स्टार्क का रोल उतना ही रहा जितना कि होना चाहिए, शुरू, बीच और आखिर, और वो भी सिर्फ वहाँ आया है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टार्क का रोल थोड़ा और ज़्यादा होता मूवी के अंदर तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि जहाँ टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन मिलकर लड़े हैं वहाँ ज़्यादा मज़ा आया है। इस मूवी में हमने ये देखा कि पीटर पार्कर जो है आयरन मैन के सूट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेट करने लग गया था, जिस वजह से स्टार्क उसका सूट उससे वापसी ले लेता है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन की जो पावर्स होती हैं उसकी अपनी खुद की पावर्स होती है, ना कि उसका कोई सूट। इसलिए इस मूवी के अंदर हमें ये भी बता दिया गया है कि स्पाइडरमैन जो है बगैर सूट के भी सुपर हीरो है। बात करते हैं विलन्स के ऊपर। विलन्स जो है इस मूवी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। माइकल कीटन ने वुल्चर के रोल में जान डाल दी और प्रूव कर दिया कि वो एक विलन बनने के भी काबिल हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ से हूँ कि इन्होंने शॉकर का जो रोल था वो बहुत कम रखा है मूवी के अंदर, क्योंकि शॉकर मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर था और मैं उसको ज़्यादा देखना चाह रहा था। लेकिन इस मूवी में उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम था। और बात कर सकते हैं स्पाइडरमैन की स्कूल लाइफ के बारे में, तो वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने दिखाई। और उसका जो फ्रेंड था नेड, उसने उसकी काफ़ी हेल्प कर और उसने एक तरह से स्पाइडरमैन का साइड किक होने का रोल प्ले करा है इस मूवी के अंदर। लेकिन इस मूवी के अंदर जो एक वीक पॉइंट था वो ये था कि हमने स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस नहीं देखा इस मूवी के अंदर, जो कि उसकी मेन पावर थी। और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है ये देख के कि स्पाइडरमैन का उन्होंने स्पाइडी सेंस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो हो सकता है अपकमिंग मूवीज़ में स्पाइडरमैन की वो स्पाइडी सेंस के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ हमें बताएंगे। सो गाइस, बात कर लेते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, जैसा कि मार्वल की हर मूवी को हमेशा मिलती है। IMDb ने इस मूवी को दी थी 8.3 रेटिंग और रोटेन टोमेटोज ने दिए थे 93%। लेकिन मैं इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 9 टाइगर्स। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू स्पाइडरमैन होमकमिंग के ऊपर। आई होप कि आपको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you.